Hello students, welcome to the video lecture of economics. In the previous lecture, we have seen the significance of the diminishing marginal utility. Today, we will start the last topic of this unit, that is relationship between marginal utility and price. If you remember the concept, that diminishing marginal utility, while we were looking at the significance, the last point was basis of law of demand. सो DMU जो है ये डिमांड का क्या है, बेस है। तो इसके लिए हमें कंसेप्ट को समझने के लिए और डीप में यहाँ पे हमें रिलेशनशिप देखना है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस में। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपको पता है, ओके। इट इज़ द लास्ट एडिशनल बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। नो प्राइस इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट, प्राइस भी हमने पढ़ा है, ओके। अब प्राइस क्या होती है, बेसिकली चीज़ों की कीमत, मतलब चीज़ों के एक्सचेंज के लिए हमें एक चीज़ बेयर करनी पड़ती है जो उसकी कॉस्ट होती है, ओके। कॉस्ट इज़ डिफरेंट एंड प्राइस इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो प्राइस इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अमाउंट विच वी गिव फॉर द acquireness or to acquire a particular commodity. Now let's see the relationship between marginal utility and the price, okay. Now let us discuss the relationship between marginal utility and price in order to understand how the law of diminishing marginal utility forms the basis of law of demand. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ओके, DMU, ओके, में जो हमने देखा था कि डिमांड का बेस DMU है, ओके। तो उसके लिए हमें एक मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के अंदर एक रिलेशनशिप को क्या है, मतलब एस्टेब्लिश करना है, जिसके बेसिस पे हम इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। So it is a perfect example of practical application of the law of diminishing marginal utility। और ये रिलेशनशिप अगर हम यहाँ पे अगर बता देते हैं तो प्रैक्टिकल अप्लीकेबिलिटी, मतलब DMU को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, ओके, उसकी हम क्या है स्टडी कर पाएंगे। सी अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट द सेटिस्फैक्शन विच वी रिसीव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी। अब DMU के बेसिस पे ही हम क्या है उस चीज़ को खरीदना है नहीं खरीदना डिसाइड करते हैं। और अगर उस चीज़ को खरीदने के लिए हम अगर डिसाइड कर रहे हैं तो समझ जाइए कि वही क्या है, शुरुआत है डिमांड की, और उसी से लॉ ऑफ डिमांड बनता है। सो टू अंडरस्टैंड द रिलेशन इट इज़ इसेंशियल टू कन्वर्ट द मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो कार्डिनल होती है, ओके, उसको हमें मनी के टर्म्स में पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या उसको मनी के टर्म में हमें क्या है इंडिकेट करना पड़ेगा, सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विद द मार्केट प्राइस। इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जो यूटिलिटी हम डिराइव कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, उसकी क्वांटिटी दी होंगी और वो क्वांटिटी को एक्वायर करने के लिए जो हम पैसे दे रहे हैं, ओके, उसका कैलकुलेशन करके हम मार्केट प्राइस के साथ में अभी क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब कंपेयर करेंगे। एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द DMU। अगर DMU आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, ओके। और उसमें के रिलेशनशिप बेस पे से हम फाइंड आउट करेंगे हाउ DMU इज कॉल्ड एज अ बेस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। सो लेट अस अज्यूम 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू 10। मतलब अगर हमें 1 यूनिट अगर मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए हमें 10 रुपीज़ क्या है पे करना पड़ता है, या 10 रुपीज़ क्या है, मतलब वी हैव टू बेयर। सो मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स। अब एक्स इज अ डिफरेंट कमोडिटी, ठीक है। अब एक्स कमोडिटी की प्राइस क्या है, ओके, मार्केट प्राइस क्या है, दैट इज 50। अब आगे एक शेड्यूल दिया गया है, हमें टेबल दिया गया है, उस टेबल से कंसेप्ट को और आसानी से समझ सकेंगे। सी टेबल 2.3, ओके, इसमें नियर अबाउट 5, ठीक है, कॉलम्स दिए गए हैं, ओके। सी द फर्स्ट कॉलम इंडिकेट द नंबर ऑफ यूनिट्स, ओके, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, जिसे हम सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं। सेकंड कॉलम में आ रहा है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ और MU ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स, ओके, एक्स के हम कितने यूनिट्स क्या है कंज्यूम कर रहे हैं। देन मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी थर्ड कॉलम में दिया गया है, हमने ऊपर लिखा था 1 यूनिट मतलब कितना होता है 10। फोर्थ कॉलम में है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइन है, यहाँ पे दिया गया है मार्केट प्राइस कितना है, दैट इज मार्केट प्राइस इज 50, ओके। सो ऑन दैट बेसिस लेट्स सी
जो लास्ट कॉलम है यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस का। अगर आपको याद होगा हमने देखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी को हमें क्या करना है, प्राइस मतलब मनी में क्या है कन्वर्ट करना है। सी टेबल 2.3 एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस। ओके, ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। सी एज यू कैन सी, अगर हम पहला यूनिट जब कंज्यूम करते हैं तो हमें 10 यूटिल्स क्या है यहाँ पे मिल रहे हैं। अब 10 यूटिल्स अगर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं तो उसके लिए बेसिक चीज़, ओके, तो हमें अभी MU को क्या करना है, मनी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मनी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए 10 रुपीज़ या 10 रुपीज़ उसका कॉस्ट है एक यूनिट का, इसलिए हमने क्या किया है, ओके, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। पहले इसमें 10 यूटिल्स मिले हमें, ओके, इसलिए 10 और जो मार्केट प्राइस है 10, दोनों का हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया और हमें वैल्यू क्या मिली है, 100। सेम सेकंड इसमें भी वैसे किया, 8 हमें यूटिल्स मिले जब सेकंड कमोडिटी कंज्यूम की है, और मार्केट मतलब उसका जो मनी वैल्यू है एक यूनिट का 10 है, इसलिए 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज़ 80। सेम इन केस ऑफ थर्ड, ओके, यहाँ पे 70 है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पे 5 में भी वैसा ही है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, फिफ्थ में भी ऐसा ही है और सिक्स में भी वैसा है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है, हमें एक ही यूटिल्स मिले हैं और एक मल्टीप्लाइड बाय या 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 किया है, वी गॉट द वैल्यू दैट इज 10। अब इसके बाद में हम देखेंगे, ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज ऑफ मार्केट प्राइस पर यूनिट। मार्केट प्राइस पर यूनिट क्या है, कॉमन दिया गया है 50, सो इसलिए हर रो में उसको हमने एज इट इज़ रखा है 50, मतलब सारे इसमें वो कैसा हुआ है, कॉमन हुआ है, दैट इज़ 50, सारे इसमें हमने उसको कॉमन रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट है कंपैरिजन टेबल है, ओके। अब कंपैरिजन किन चीज़ों का करना है, ओके, ध्यान में रखिए, वी हैव टू कंपेयर टू थिंग्स, ओके। एक हमें ये कॉलम को कंपेयर करना है ये कॉलम के साथ, तो हमें जो वैल्यू मिलेंगी एक तो ज़्यादा मिलेंगी, इक्वल मिलेगी या फिर कम मिलेंगी। नाउ लेट्स सी इट वन बाय वन, नीचे इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया है, ओके। लेट्स सी वन बाय वन, जिसमें अब पहले इसमें क्या हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारी 100, ओके। इन द फर्स्ट यू कैन सी द मार्जिनल यूटिलिटी इज 100 और प्राइस कांस्टेंट रहेंगी दैट इज 50। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 100 क्या है, 50 से ज़्यादा है, सो दैट्स वाई इन द एनालिसिस टेबल और कंपैरिजन टेबल यू कैन सी इट, ओके, क्लियरली दैट marginal utility that is 100 is greater than 50, ओके। ये साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपका, मतलब जो मार्केट प्राइस है उससे ज़्यादा है। सेम इन केस ऑफ सेकंड यूनिट ऑल्सो, और सेकंड कंडीशन में भी वैसा ही दिया है, ओके। हम वैल्यूज़ देखेंगे और कंपेयर करेंगे। अब 80 भी क्या है, 80 भी हमारा 50 से ज़्यादा है, इवन इन सेकंड कंडीशन ऑल्सो, ओके, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन 50। इन थर्ड केस, ओके, 70 है, 70 भी 50 से क्या है, ज़्यादा है, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस और प्राइस। अब यहाँ पे देखिए इन द फोर्थ कंडीशन क्या हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी इज 50 एंड मार्केट प्राइस इज ऑल्सो 50, सो बोथ आर इक्वल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम। इसके बाद में है 30, ओके, और मार्केट प्राइस है 50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। यू कैन सी हियर क्लियरली दैट द मार्केट प्राइस जो है यहाँ पे क्या है, कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ओके, एज कंपेयर टू द मार्जिनल यूटिलिटी। सेम इन केस ऑफ द सिक्स कंडीशन और सिक्स स्टेज ऑल्सो, यहाँ पे MU है 10 और मार्केट प्राइस है 50, सो 10 इज ऑल्सो लेस देन 50, सो हियर ऑल्सो द कंपेरिजन शोज दैट। अभी टेबल को हम समझेंगे और आसानी से, नीचे जो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब एक बेसिक कंडीशन है, हम जब मार्केट में जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने, तो हम क्या सोचते हैं या हम क्या देखते हैं उसमें, हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब मार्केट में कोई चीज़, ओके, जो मेरे यूज़ की नहीं है और वो अगर सस्ती भी है तो भी मैं नहीं लूँगा, और कोई चीज़ अगर मार्केट में ऐसी है जो महंगी है बट मेरी यूज़ की है तो मैं उसको लूँगा। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट अ रैशनल कंज्यूमर, ओके, रैशनल मतलब जो अपना लॉजिक यूज़ करता है। अब वो क्या करता है, परचेज डिसीजन जो लेता है वो परचेज डिसीजन लेता है फोर्थ कंडीशन तक,
देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि हम जितना पैसा देते हैं उसके अगेंस्ट एक तो उतना ही सेटिस्फैक्शन की एक्सपेक्टेशन करेंगे या उससे ज़्यादा। मतलब मैं 100 रुपये दे रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि वो प्रोडक्ट भी मुझे 100 रुपये का ही क्या है बेनिफिट दे या उससे ज़्यादा। जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज या जो ये होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, सो व्हाट दे डू, दे वेट टिल द सेल, दैट इज फ्लैट 50 फ्लैट 40%। और उस समय क्या होता है कि 10,000 की चीज़ उनको 5,000 या 4,000 में मिल जाती है। मतलब पैसा 4,000 दिया जा रहा है और सेटिस्फेक्शन 10,000 का मिल रहा है। सो वही यहाँ पे बताया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी जब तक ज़्यादा है या जब तक इक्वल है, लोग क्या है परचेस का डिसीजन करते हैं। बट दिया हुआ पैसा और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अगर कम है तो ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टॉप बाइंग द थिंग्स। जैसे आप मार्केट में गए और कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल, ओके, सपोज शॉपकीपर ने बोला कि वो 300 रुपये किलो है, तो आप उसको नहीं परचेस करोगे, है कि नहीं, या कम क्वांटिटी में परचेस करोगे। सो वैसा ही यहाँ पे है कि बाइंग डिसीजन के लिए, ओके, जैसे DMU बेस माना गया है। The table shows that a consumer starts buying units of a commodity X for his consumption one after another. Marginal utility which he added to his stock goes on diminishing. ये तो हमने लॉ ऑफ DMU में भी पढ़ा है। With every further unit consumed, when marginal utility is converted in terms of money, one can easily compare it with the market price, which is shown in the column 5 of the table 2.3. कॉलम 5 में आप देख सकते हो, ओके, यहाँ पे कंपेयर ही किया है, 1 2 3 4 5 दोनों के इसमें कंपेरिजन किया है। फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट्स कंज्यूम इट इज़ फाउंड दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस पेड। देखिए पहले 3 कंडीशंस में हमने देखा क्या हुआ है कि MU यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, ओके, एज कंपेयर टू द प्राइस पेड। देन अ रैशनल कंज्यूमर विल विलिंगली बाय दीज यूनिट्स since the benefit derives is more than the price paid. Obviously it is a psychology of every consumer. वो जो भी पैसा स्पेंड करता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है चीज़ें या ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है। जैसे कुछ लोग मूवीज़ देखने रात को जाते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में जाते हैं क्योंकि वही मूवी कम टिकट में या लेस प्राइस में क्या है अवेलेबल होती है। सो एट द फोर्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बिकम्स इक्वल। फोर्थ यूनिट पे क्या हुआ, MU और मार्केट प्राइस दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। So the price become equals, so the consumer can also think of buying the fourth unit. चौथे भी यूनिट वो क्या है परचेस करना चाहेगा क्योंकि दिया हुआ पैसा और मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है उसका इक्वल है। इन द केस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्स इज लेस देन द मार्केट प्राइस, बट उसके आगे क्या हो रहा है, वो जो भी पैसा स्पेंड कर रहा है उसके कंपेरिजन में उसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, कम है। सो अ रैशनल कंज्यूमर विल नॉट बाय फर्दर वंस द इक्वेलिटी बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इज एस्टेब्लिश। सो वंस एक बार अगर उसे ऐसे ध्यान में आता है कि वो जो भी चीज़ें परचेस कर रहा है उसके लिए वो ज़्यादा पे कर रहा है या वो ज़्यादा पे करेगा और उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम है, सो ही विल स्टॉप बाइंग द थिंग्स। सो फ्रॉम द गिवन टेबल फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड विथ रेफरेंस टू द मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस। अब कुछ इन्फ्रेंसेस यहाँ पे हमने कुछ ड्रॉ किए हैं जो टेबल पे से हमें पता चलते हैं। पहला है यूनिट्स विच अ कंज्यूमर विलिंगली बाइज बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द प्राइस आर कॉल्ड एज इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। देखिए जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है उसे क्या बोला गया है, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। और जहाँ पे कंज्यूमर जनरली चीज़ें परचेस करने की सोचता है या चीज़ें परचेस करता है, then unit at which marginal utility becomes equal with market price is called a marginal unit or the same condition is called as a consumer's equilibrium. अब जहाँ पे MU और मार्केट प्राइस बोथ आर इक्वल, दोनों भी एक जैसे होते हैं, उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोला गया है। देन थर्ड है यूनिट्स विच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय and consume where he has to pay more than the marginal utility are called as extra marginal utility। जहाँ पे मार्केट प्राइस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा होती है। मतलब जहाँ पे कंज्यूमर को लगता है कि वो किस चीज़ के लिए अननेसेसरी ज़्यादा पे कर रहा है और उससे मिलने वाला बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है, तो वो वहाँ पे क्या है, बाइंग डिसीजन रोक देता है। दस अ रैशनल कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर, तो जो रैशनल कंज्यूमर है, जो लॉजिक यूज़ करने वाला कंज्यूमर है, जिसको पता है क्या सही है क्या गलत है, ही
will buy until the equilibrium condition where marginal utility and price, that is market price, both are equal. This relationship between marginal utility and price pave way for law of demand, और यही से जो है लॉ ऑफ डिमांड की नींव रखी जाती है, या यही से लॉ ऑफ डिमांड को क्या है स्टडी किया जाता है. दैट इज अबाउट द सेकंड चैप्टर. इसके एक्सरसाइज है वो आपको लिखना है, और साथ ही कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है वो तो मतलब बाय द इट इज़ अ स्किप बाय फॉर द एकेडमिक सेशन 2021. See, two economists, that is J.R. Hicks and R.G.D. Allen, were the main exponents of indifference method. अब indifference method क्या है, ये एक अलग कंसेप्ट है. ओके, जो इकोनॉमिक्स आप आगे में डीप में पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा. ओके, it was evolved to suppressed cardinal utility analysis given by Professor Alfred Marshall. अल्फ्रेड मार्शल ने मतलब कार्डिनल मेजरेबिलिटी को पुरस्कृत किया था. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एडॉप्ट्स द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, वेयर एज इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, ओके, ऑर्डिनल एनालिसिस या यूटिलिटी एनालिसिस को पुरस्कृत करता है, या इसका ग्राफ जो होता है वो कंपेरेटिवली आप आइसोकाउंट के जैसा भी उसको मतलब स्टडी कर सकते हो. बोथ आर इक्वल, बट आइसोकाउंट इज अबाउट द प्रोडक्शन, वेयर एज इंडिफरेंस कर्व इज अबाउट the measurability of the utility in terms of ordinal. ओके, जहाँ पे ऑर्डिनली हम इसको मेजर कर सकते हैं. in which we can just give the preferences. An indifference curve is the locus point indicating particular combination of two goods from which the consumer derives the same level of satisfaction. इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, दो चीज़ों का ओके कॉम्बिनेशन लिया जाता है, या दो चीज़ें मतलब दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में लिए जाते हैं. मतलब एक की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरे की कम करते हैं, और एक की अगर कम करते हैं तो दूसरे की बढ़ाते हैं, जो इक्वल लेवल ऑफ क्या है सेटिस्फैक्शन देता है, या जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे दिया जाता है टू गुड, सॉरी नॉट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ इंडिफरेंस, दैट इज यूज्ड इन द आइसोकाउंट, बट हियर the two different goods, so at the same level of satisfaction. As a result, he is indifferent to the particular combination that he consume. जैसे आपको भूख लगी है, ओके, तो दो चीज़ों का कंजम्पशन किया जाएगा. सपोज टेक एन एग्जांपल एप्पल्स एंड बनानास. अगर आप 5 एप्पल्स खाते हो, ओके, और एक बनाना खाते हो तो आपका पेट भर सकता है. या अगर हम एप्पल्स की क्वांटिटी कम करते हैं तो हमें बनाना की क्वांटिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा. अब 4 एप्पल्स, 2 bananas, 1 apple, 5 bananas, this accordingly. Okay, so here we got a curve, that's why it is called as the indifference curve. So every combination give the equal level of satisfaction. Okay, so in the next lecture we will see and we will start with the new chapter, that is demand analysis. Okay, अब demand analysis क्या है ये हम next session में देखेंगे. Okay, till then take care.